भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के सभी रास्ते बंद कर दिए। अब पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान तक मदद पहुंचाना लगभग असंभव हो चुका था। धीरे धीरे ढाका पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को गहराई से झकझोर दिया। 13 और 14 दिसंबर 1971 भारतीय सेना और वायुसेना ने ढाका के आसपास अपने हमले और तेज कर दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमला सिर्फ सैन्य नहीं था बल्कि मनोवैज्ञानिक था। भारतीय वायुसेना ने ढाका में गवर्नर हाउस के पास बम गिराए। इस हमले के बाद पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी प्रशासन लगभग टूट चुका था। उधर मुक्ति बाहिनी के लड़ाके ढाका के आसपास तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब शहर के अंदर भी पाकिस्तानी सेना पर दबाव बढ़ रहा था। इसी समय पाकिस्तानी सेना के कमांडर ए.के. नियाजी को साफ समझ आने लगा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उनके पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो ढाका में अंतिम लड़ाई लड़ी जाए या आत्मसमर्पण कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व अभी भी उम्मीद कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को रोक देगा। उन्हें उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करेगा। लेकिन भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और अब ढाका पूरी तरह घिर चुका था। 15 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। उनके पास हथियार और गोला बारूद सीमित रह गया था। सैनिक थक चुके थे और मुक्ति बाहिनी हर जगह सक्रिय थी। इसी दिन पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की बातचीत शुरू हुई। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अगर युद्ध खत्म करना है तो पूर्ण आत्मसमर्पण करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहद कठिन फैसला था, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन इतिहास का सबसे बड़ा क्षण आने वाला था। 16 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान, दोपहर का समय। चारों तरफ हजारों लोग मौजूद थे। मुक्ति बाहिनी के लड़ाके, भारतीय सेना के अधिकारी और स्थानीय लोग। ये वही जगह थी जहां कुछ ही महीनों पहले स्वतंत्रता की मांग उठी थी और अब यही जगह इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण की गवाह बनने वाली थी। पाकिस्तानी सेना के कमांडर ए.के. नियाजी और भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख जगजीत सिंह अरोरा एक टेबल के सामने बैठे। उनके सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज रखे थे और फिर दोपहर लगभग 4:31 पर नियाजी ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। पूरी दुनिया हैरान थी। सिर्फ 13 दिनों में युद्ध खत्म हो गया था और इसी के साथ एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। जब लोग 1971 के युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर वे सिर्फ युद्ध के 13 दिनों को याद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस युद्ध की नींव उससे कई महीने पहले रखी जा चुकी थी। रॉ द्वारा संगठित मुक्ति बाहिनी नेटवर्क, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति और ऑपरेशन जैकपॉट जैसे गुप्त मिशनों ने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को पहले ही कमजोर कर दिया था। जब औपचारिक युद्ध शुरू हुआ तब तक पाकिस्तान की सेना अंदर से टूट चुकी थी। यही वो गुप्त ऑपरेशन था जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने लाखों लोगों को आजादी दिलाई और ये दिखाया कि रणनीति, कूटनीति और गुप्त अभियानों का सही संयोजन इतिहास को बदल सकता है। आज भी 1971 का युद्ध दुनिया के सैन्य इतिहास में एक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बंदूकों और टैंकों की लड़ाई नहीं थी, ये रणनीति, साहस और गुप्त ऑपरेशनों की जीत थी। और शायद यही वजह है कि 1971 की कहानी आज भी उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है जितनी उस समय थी। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं।